राम सिंह मार्केट का टेंडर हुआ हाफिज भारती के कार्यकाल में। अरे टेंडर पे ही तो आदमी कमाता है। मैं एक अपील करना चाहता हूँ, बाराबंकी नगर के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, आइए मेरे साथ आइए। एक मैसेज दिया था आपने कि आपके बगैर चुनाव जीता जा सकता है, आइए आप फिर से आइए हमारे साथ में और एक मैसेज दे दीजिए कि बाराबंकी नगर का मुसलमान एक हिंदू नेता के साथ में खड़े होकर के चुनाव जिता रहा है। मैं समझता हूं अगर ये भी नजीर बन जाएगा जाकर के। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं हमारा खास शो ब्रेक पॉइंट। एक बड़ा मशहूर शेर है, सरहद पे बड़ा तनाव है क्या, सरहद पे बड़ा तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। तो इस वक्त सरहद पे तो तनाव नहीं है, गांव में तनाव नहीं है, मगर नगर क्षेत्र में बड़ा तनाव है। वजह साफ है कि नगर का नगर पिता चुनने का समय आ गया है। बहुत जल्दी नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में चुनाव होने वाले हैं। इसकी शुरुआत शुरू हो चुकी है। अभी फिलहाल जो वोटर लिस्ट पे काम हो रहा है और बहुत जल्दी चुनाव आयोग इसकी घोषणा भी कर सकता है चुनाव की तिथियों की। तो जाहिर बात है, जो लोग सियासतदान हैं, जिनकी निगाहें नगर पंचायत और नगर पालिकाओं पे हैं, वो सामने आ चुके हैं। उनसे बहुत सारे सवाल जनता पूछेगी, लेकिन उससे पहले उनसे सवाल जवाब होंगे जो पिछले काफी समय से इस दायित्व को निभा रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे सियासतदान हैं जो बाराबंकी की नगर पालिका परिषद नवाबगंज में 2 टर्म से लगातार उसकी कुर्सी पे काबिज हैं। उन्होंने क्या काम किए हैं, क्या काम उनसे अधूरे रह गए हैं, नगर पालिका के लिए, नगर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए उन्होंने कौन कौन सी योजनाओं पे काम किया, और जो नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब भी देंगे, बहुत सारे सवालों के घेरे में भी रहेंगे। हमारे साथ हैं रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी। आपका मेरे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रवेश भाई। नगर पालिका परिषद नवाबगंज का जो इतिहास है बाराबंकी का, इसमें लगातार 2 टर्म सिर्फ 2 ही लोग रह चुके हैं और उनमें दूसरे आप हैं। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है और आपकी जवाबदेही भी ज़्यादा है। ये सबसे पहले बताइए कि नगर पालिका परिषद नवाबगंज क्यों आपके करीब है, क्यों आप इस पे लगातार जीत रहे हैं, आपने इसके लिए क्या किया है? मैंने चुनाव में आने से पहले ही अपनी जवाबदेही सुनिश्चित कर ली थी। हमने जब पहला चुनाव लड़ा तो हमारा एक स्लोगन था, एक संकल्प नगर विकास। वो इत्तेफाकन चुनाव हम लूज कर गए, लेकिन हमारा मुद्दा नहीं बदला। हमारा दूसरे चुनाव में भी यही मुद्दा रहा, तीसरे चुनाव में भी यही मुद्दा रहा। जनप्रतिनिधि जन आकांक्षाओं पर खरा उतर जाए, यही उसकी सफलता होती है। हम अपने लक्ष्य में कितना कामयाब हैं, कितना नाकामयाब हैं, इसका तो जवाब जनता देगी। लेकिन फिर भी मेरे जो प्रयास रहे, उनको कुछ जो मैंने प्राथमिकताएं दी, उनको मैं पॉइंट वाइज बताता हूं। नगर पालिका जन जन से जुड़ी पालिका होती है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन मृत्यु से लेकर के, गृह कर से लेकर के, जल कर से लेकर के, उसके बाद दायित्व, पानी की आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, रोड, सड़क नाली, जितनी भी समस्याएं हैं जनता की, इन सब की जिम्मेदारी नगर पालिका पर होती है। अब नगर पालिका 2 तरह से काम करती है जनता की संतुष्टि के लिए। विकास एक तरफ और नगर पालिका में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की संतुष्टि एक तरफ। मैं नहीं कहता हूं कि पहले ऐसा कुछ जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया होगा, जरूर किया होगा, किंतु लोगों ने मुझे चुना, लिहाजा जाहिर सी बात है कुछ असंतुष्टि रही होगी। हमने इस नगर पालिका को नगर के लोगों के लिए सुविधापूर्ण बनाया। ये मैं इस नाते भी कह सकता हूं कि आज नगर का प्रत्येक नागरिक आज इस नगर पालिका के अंदर जब प्रवेश करता है
तो इतने विश्वास के साथ करता है कि मैं जिस भी टेबल पर जा रहा हूं, जहां भी जिस काम के लिए जा रहा हूं, मेरी सुनवाई होगी, काम होगा, और किसी तरह का कोई उसके साथ ब्लैकमेलिंग या कोई घूसखोरी, कमीशन खोरी उसके साथ नहीं होगी, सम्मान होगा उसका। मैं समझता हूं इस बात का जनता जवाब देगी कि मैं इसमें कामयाब रहा हूं। आज ये नगर पालिका नगर की पालिका बन चुकी है। दूसरी चीज जो जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है, मैंने एक कार्य किया 10 साल में, और जनता इस बात का जवाब भी देगी कि मैं सर्वसुलभ रहा हूं। कोई टेलीफोन मेरे पास चाहे जितने समय आया हो, इन 10 सालों में फोन उठा है, अगर किसी कारणवश नहीं उठा है तो मैंने कॉल बैक किया है, समस्या सुनी है और समस्या का त्वरित निस्तारण का प्रयास किया है। किसी कारणवश अगर नहीं हुए होंगे तो उसको मैंने बताया भी है कि ये कारण है जिस वजह से ये इस समय नहीं हो पा रहा है, आगे कब होगा। मैंने झूठ नहीं बोला। हाँ, काम होने वाला हुआ तो बताया, नहीं होने वाला हुआ तो उसे समय दे करके। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी रही, मेरे अपने आवास पर हमारे मिलने के समय है, और मिलने के समय के अतिरिक्त पर भी मेरे घर दरवाजे पर कोई व्यक्ति आ गया है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरी जनता इस बात की साक्षी है कि उसे पूरा सम्मान मिला है बगैर किसी भेदभाव के। अब ये जो भेदभाव शब्द मैंने कहा है, ये तो खैर बाद में बात आ जाएगी, लेकिन फिलहाल मैं अपने को आगे बढ़ाता हूं। अब मैं विकास पर आ जाता हूं। 10 साल पहले का शहर जिस आदमी ने देखा है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि आपका संक्षिप्त समय मैंने लिया है। मैं जानता हूं कि आप इतना समय नहीं दे पाएंगे हमें, लेकिन जो कुछ भी है 10 साल के बाद जो शहर आपको आज दिख रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये शहर इस तरह का तो नहीं रहा होगा। चौथी चीज ये रही कि हमने प्रत्येक कार्य पे पारदर्शिता बरती। हमने कोई चीज छुपाई नहीं। हमारा बजट रहा तो जनता के सामने रहा, हमारे कार्य रहे तो जनता के सामने रहे। हमने लगातार जनता को कॉन्फिडेंस में रखा, और शायद यही कारण है कि नगर को हमने नाम भी दिया। आज इसकी ख्याति भी बढ़ रही है। तो ये सारे मेरे कार्य रहे और यही हमारे मुख्य मुद्दे हैं। मैं जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। सीधा सा सवाल है कि जनता तभी चुनती है आपको दोबारा जब आप काम करते हैं, तो जाहिर है आपको चुना है। लेकिन एक सवाल इस बार उठ रहा है कि जब आपका जो पहला कार्यकाल था, जब आप स्वयं चेयरमैन थे, वो बड़ा शानदार रहा, आपने बहुत सारे काम किए, डेवलपमेंट चारों तरफ नजर आता था। लेकिन जो सेकंड टर्म रहा, आपकी पत्नी रही, और हालांकि वो पत्नी रही, लेकिन लोग आप ही को चेयरमैन तौर पे ज़्यादा प्रेजेंट करते रहे, देखते रहे, आप होते भी रहे हैं। तो जो दूसरा कार्यकाल रहा वो उसके मुकाबले कमज़ोर रहा है। निसंदेह। देखिए, हमारा 1.5 साल कोरोना में चला गया, और कोरोना में सरकार की तरफ से अपेक्षित फंड हमें नहीं मिल पाया। हमारी 14वां 15वां वित्त या हमारी विकास निधि, ये पैसा हमें उपलब्ध नहीं हो पाया। किंतु जनता ये भी नहीं कह सकती है कि मैंने इस कार्यकाल में काम नहीं किए, और काम किए हैं और बड़े काम किए हैं मैंने। जैसे कान्हा उपवन मजलेपुर का एक गौशाला निर्माण मैंने कराया। हमने कूड़ा निस्तारण केंद्र डेवलप किया, आज कचरा उठाया जाता है। हमने धनोखर जो अपूर्ण था चक्रतीर्थ के रूप में जो देख रहे हैं आप, इसे मैंने पूर्ण किया। नागेश्वरनाथ मंदिर का काम पूरा हो रहा है। सड़कों में आप शहर की जितनी भी सड़कें देख रहे हैं, ये सब इसी कार्यकाल की हैं। नहीं, सड़क पड़ती है माल गोदाम रोड के ऊपर जो जाती है, उसका तो बहुत बुरा हाल। देखिए, उसको भी मैं बता दूं, आप समाचार पत्रों में भी आ चुका है। मैंने डीएम साहब से 3 सड़कें गई थी। एक दीपिका पैलेस की सड़क, एक शिव पैलेस की सड़क, और एक माल गोदाम रोड। ये जो पुराने डीएम थे, इनसे मैंने बात की थी, तो उन्होंने इसको डूडा को
बनाने लिए कहा था, क्योंकि ये 3 करोड़ की लागत से बननी थी। दीपिका पैलेस 1 करोड़ 20 लाख की लागत की थी और शिव पैलेस वाली सड़क 1 करोड़ 10 लाख की लागत की थी। हमारे पास फंड जो आता है ये 3.25 करोड़ की आता है। अब ये तो एक ही सड़क का हुआ। हमारे पास 29 वार्ड हैं डेवलपमेंट के लिए, तमाम कच्ची सड़कें, कच्चे हमारा सीमा विस्तार हुआ। सीमा विस्तार की भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, जिसे अलग से पैसा अब नगरीय सड़क मुख्यमंत्री नगरीय सड़क योजना के तहत आ रहा, सृजन योजना के तहत। तो जो पैसा हमें उस समय इस क्षेत्र के लिए मिलना चाहिए था, उस पैसे की घोषणा अब हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब पैसा मेरे पास नहीं था, उपलब्धता के लिए मैंने टैक्स पर जोर दिया और टैक्स से मैंने बहुत काम किए हैं। और ऐसा नहीं है, आप हमारे विस्तारित क्षेत्र के तमाम मोहल्ले, हमारे शहर के तमाम मोहल्ले देख लीजिए, मैंने इनमें पर्याप्त काम किया। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कार्य अभी अधूरे हैं, लेकिन इन अधूरे कार्यों को करने के लिए ये नहीं है कि मैंने आंखें बंद कर लिया, मैं सो गया था। इस शहर को मैंने अमृत योजना में चयनित कराया। अमृत योजना में चयनित होने के बाद इस शहर के विकास की एक द्वार होता है वो खुल चुका है। हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं। उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री नगरीय सृजन योजना के तहत उन्होंने हमारे शहर को चयनित किया है। उस पर भी पैसा 1 करोड़ 40 लाख रुपया हमें मिला है पहली किस्त के रूप में, आगे भी मिलेगा। हमारे विनिमित का पैसा हमारे नए जिलाधिकारी महोदय हैं, 18 करोड़ रुपया धीरे धीरे करके डंप हो गया। किन कारणों से मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये भी पैसा अगर लग जाएगा तो 30-32 करोड़ रुपया हमारे पास है। ये हम इसको जल्दी से पूरा करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है, मैं क्यों चाहता हूँ ये कार्यकाल, फिर चाहता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि आज विपक्ष के पास क्या जिन योजनाओं को मैंने गिनाया है, इन योजनाओं को पूरा करने के लिए इनके पास क्या तरीका होगा, किसके दरवाजे पर जाएंगे। आज यहाँ के जो विपक्ष के विधायक हैं, जनता के सामने जाकर के रोते हैं, जाकर के मैं तो सरकार में नहीं हूं। तो अगर चेयरमैन हो जाएगा तो क्या करेगा, जाकर के वो भी तो रोएगा कि मैं तो सरकार में नहीं हूं। तो जाहिर सी बात है कि अगर सरकार में नहीं हो तो हमारे ये काम 5 साल पीछे चले जाएंगे। चुमन साहब, आपकी बात आपको याद दिला दें कि आपने कहा था कि जब हम सरकार में नहीं थे तो हमारे दादा काम हुए। आप सरकार में हैं तो उतने काम नहीं हो पाए। अभी शहर है, शहर में जब बारिश होती है तो शहर के कई जो इलाके हैं एकदम जो है टापू से नजर आने लगते हैं। ये समस्या क्यों रही, और आपका समय खत्म होने वाला है, अभी कार्यकाल पूरा हो रहा है, कौन सी कमियां रह गई है, इतने समय में आप क्या पूरा करना चाहेंगे? देखिए, इस कार्यकाल में तो अब ज़्यादा संभावनाएं नहीं रह गई। ये समस्या केवल हमारे विस्तारित क्षेत्र की है। एक क्षेत्र खरड़िया, मोहारीपुर या दशहरा बाग का मैंने नाला बनवा करके इस समस्या को पूरा करा दिया। सांसद जी ने मेरा सहयोग किया। 11.5 करोड़ का नालों का प्रस्ताव था, ये भी विस्तारित क्षेत्र के लिए है। ये जल भराव की समस्या हमारे इस शहर के अंदर नहीं है। नाला हमारा ये जो थोड़ा सा मालगोदाम रोड पर पानी भर जाता है पलहरी के पास में, ये नाला जैतपुर रोड से PWD की है, उसमें जुड़ना है जाकर के। जिस दिन उससे निकल जाएगा, थोड़ा सा नाला इधर आ जाएगा, पैसे कमी थी, ये पानी जल भराव मुक्त हो जाएगा। जल भराव की कोई समस्या ऐसी नहीं है। और ये प्रस्ताव अगर कमिश्नर के पास हमारे जा रहे हैं, अगर मंजूर हो जाएंगे तो जल भराव की समस्या तो हमारे इसी फंड में, हमें अगले फंड की जरूरत नहीं, हमारे इसी फंड में जल भराव की समस्या को मुक्ति दिला देंगे। लेकिन ये जो हमारी 11 पंचायतें शामिल हुई हैं तो गांव थे। मैं बहुत ही साफ शब्दों में बोलने वाला आदमी हूं। मैं ठीक था, मैं विपक्ष में था, भारतीय जनता पार्टी में था, लेकिन जिस तरह से मैं अपनी पार्टी में अपने नेताओं का प्रिय हूं, उसी तरह से समाजवादी पार्टी में भी मैं यहाँ के कद्दावर मंत्री अरविंद सिंह गोप जी का भी बहुत प्रिय था। चूंकि ये विश्वविद्यालय का मैं इनका सीनियर भी रहा हूँ, वो हमारे छोटे भाई की तरह थे, मंत्री थे, पद में बहुत बड़े थे, लेकिन उन्होंने मेरा भरपूर सहयोग किया और वो आज भी प्रयासरत रहते हैं। तो यही आरोप भी उनके ऊपर लगते रहे कि वो आपका सपोर्ट बहुत करते रहे। देखिए, ये आरोप नहीं होता है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि आज हमारे किस पार्टी के नेता से संबंध नहीं,
आप बता दीजिए। मैं जनता के लिए, किस अधिकारी से मेरे संबंध नहीं है, मैं जनता के लिए किसी के भी दरवाजे पर, अभी मैं मान लीजिए जिलाधिकारी महोदय से मिलने गया था तो उन्होंने पूछा कि, तो मैंने कहा कि सर मैं तो याची हूं, जब मिलूंगा तब याचना करूंगा। तो मुझे अगर जनता के काम करना है तो मैं याची बन करके रहता हूं, मैं नेता बन कर रहते नहीं हूं। तो मतलब एक सवाल ये है कि जो आप लोग पॉलिटिशियन जो होते हैं वो अक्सर चाहते हैं कि जनता जो है वो नाराज ना हो, कोई काम ऐसा ना हो जाए। शहर की जो बीचों बीच से जमुरिया नाला निकलता है, इसके दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट के ऊपर अवैध कब्जे मकान बन गए हैं। एक बार एक प्लानिंग हुई थी कि इससे अगर रोड निकाल दी जाए, तो इसके लिए कभी कोई प्रयास क्यों नहीं किया? ये योजना मैंने बनाई थी, लेकिन ये नाला बाढ़खंड, ये जमुरिया नदी जो है ये बाढ़खंड में थी। ये बाढ़खंड से अभी मुझे 6 महीने पहले, ये 6 महीने पहले मुझे हस्तांतरित हुई। और आपको याद होगा इसी 6 महीने के अंदर मैंने इसकी जमुरिया की सफाई कराई प्रथम, और सफाई कराने के बाद इसकी नपाई भी हुई है, और नपाई होने के बाद उनको सबको नोटिस दी जा रही हैं, और इस को नदी का स्वरूप दिया जाएगा। और जो आप बता रहे हैं इस पर सड़क बंधे के साथ एक सड़क बनेगी जो बाईपास का रूप ले लेगी। ईश्वर चाहेगा, अगर भगवान मेरा साथ दे रहा है और आप लोगों का सबका अगर मतलब जो है हमारा उत्साह अगर आप वर्धन करते रहेंगे और जनता हमें समस्याओं से अवगत करा देंगे। मीडिया का काम तो ये होता है हमें दर्पण दिखाना, आईना दिखाना। अब हमें आईना दिखा रहे हैं और मैं आईना देख भी रहा हूँ। मैं इस को देखने के बाद मैं निश्चित तौर पर जो आपकी अपेक्षाएं, उम्मीदें और जनता की उम्मीदें हैं, मैं इनको जरूर पूरा करूँगा। ये ग्रीन बेल्ट में अवैध कब्जे हैं, खाली होंगे? हाँ, बिल्कुल खाली होंगे। अच्छा, ये चमन साहब, जो जैसे अब ये समय आ रहा है आपको विपक्ष का सामना करना पड़ेगा। विपक्ष ने अभी से आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं कि समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी एक अधिवक्ता हैं या पूर्व एक जो है अध्यक्ष हैं। उन्होंने अभी एक लिखित तौर पर भी डीएम से शिकायत की थी कि इस बार ठेकेदार जो है वो आपके बड़े चहेते रहे, आपने उसमें बड़े घोटाले किए, या आपने जो है इस बार बड़ा धन कमाया है बहुत ज़्यादा, कई नगर पालिका की संपत्तियां थी उनको बेच दिया है। देखिए, जब आदमी घोटाला करता है और भ्रष्टाचार करता है तो जिस चीज़ से करता है वो चीज़ बोलने लगती है। हमने अगर मानक से काम न किया होता, मानक के अनुरूप काम न, तो हमारी तो कुछ सड़कें 5-5, 7-7, 8-8 साल पुरानी हैं। जैसे राजेश्वरी पाठशाला वाली, ये आपकी राजकमल रोड वाली, पीर बटाऊ ने तो खैर अभी मैंने करा दी है। तमाम हमारी सड़कें शहर के अंदर की हैं। जब मैं मानक से काम करा रहा हूँ, और मैं इस पर अपनी क्या सफाई दूँ। हमारे यहाँ तो माननीय जिलाधिकारी महोदय ने स्वयं एसडीएम को 1 साल यो रखा है। हमारे तो ये एसडीएम साहब रहे हैं। तो क्यों रखा? पूरे प्रशासन, इसीलिए कि आप पे नहीं तो क्या उन्होंने कोई घोटाला और भ्रष्टाचार पकड़ा? हम जनता से मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ। क्या इस नगर पालिका को जो मैंने आपके लिए सर्वसुलभ बनाया, जिस सम्मान और इज्जत के साथ आप नगर पालिका में आते हो, क्या इज्जत आपको भविष्य में मिलने वाली है? जो काम जिस तरह से आप मुझसे ले लेते हो, अधिकार पूर्वक आकर के मेरे घर पर आकर के, मेरे कार्यालय में आकर के अधिकार पूर्वक मुझसे काम आप कराते हो, क्या आप समझते हो कि आपका ये सब हो जाएगा? जो सुलभता मेरे अंदर है, क्या ये सुलभता आपको आगे मिलने वाली है? या जिस तरह से मैं निरंतर प्रयासरत रहता हूं कि मैं आपकी नई नई योजनाएं, परियोजनाएं ला करके आपके नगर का विकास करूं, ये आगे कंटिन्यू रहने वाली हैं। मैंने बड़ी मेहनत से, बड़ी तपस्या से, बड़ी लगन के साथ, मैं व्यापारी था, मेरा अपना अच्छा जमीनों का कारोबार रहा है। ये जो कुछ आज मेरे पास आप देख रहे हैं, ये मेरे कार्यकाल का नहीं है। मेरा मकान मेरे कार्यकाल का, दोनों कार्यकालों के बीच में मेरा पहले से बना हुआ था। हमारे पास जितनी संपत्ति, हमारी प्रॉपर्टी जितनी भी है, हमारे लड़के काम करते, ये कोई आज की चीज मेरे पास नहीं, तो मेरे पास पहले से मौजूद थी। जिन पे आरोप लगा रहे हैं कि वो टैक्सी स्टैंड, कौन सा तांगा स्टैंड था, वहाँ उसमें आपने बहुत कमा लिया, धनोखर में बहुत कमा लिया। देखिए वो टेंडर हुआ पिछले कार्यकाल में हफीज भारती के टाइम पर,
कमा लिया हमने। राम सिंह मार्केट का टेंडर हुआ हाफिज भारती के कार्यकाल में। अरे टेंडर पे ही तो आदमी कमाता है। और ये बिल्डिंगें भी बन गई थी, ये केवल खड़खड़ा स्टैंड मेरे सामने बना। तो कमाया किसमें मैंने? कराया तो आपने, कमाया हमने सब। देखिए इस पर कोई परवेज भाई हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है। जो चीज आईने की तरह से साफ है, आईने की तरह साफ है, लेकिन एक चीज पे आपको बताना पड़ेगा। तो आप जब आज चुनाव आता है तो आप बहुत ही मतलब एकदम वो हो जाते हैं पक्के, अब हिंदुत्व आपके ऊपर हावी होता है। आप एकदम कह रहे थे कि मुसलमानों का हमको वोट नहीं चाहिए, वो मुसलमानों के जो वो हैं मोहल्ले हैं उधर हम पानी नहीं देंगे और ठेला नहीं लगने देंगे मुसलमानों के, ये वो। चुनाव हो जाता है फिर आप काम उन्हीं के सबसे ज्यादा करते हैं। ये इसके पीछे का क्या, ये चुनावी एजेंडा रहता है आपका? देखिए इसकी एक कहानी है। हम आपको 2007 में ले चलते हैं, जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अब वो बात अलग है कि मैं चुनाव हारा या हराया गया, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। हमारे साथ मुस्लिम कौम, चूँकि मैं शायर भी हूँ, हमारे तमाम मित्र भी हैं और तमाम हमारे साथी भी हैं। हमारे साथ मुसलमान चुनाव में था, लेकिन यहीं पर हमारा जो विपक्षी था उसके साथ हमारे अपने साथ चलने वाले लोग जो मुसलमान थे, वो भाई के नाम पर उनके पक्ष में चले गए और वो चुनाव जीत गए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं। हमारी हिंदुत्व की विचारधारा हमारी हिंदुत्व की ही रहेगी। आपकी मुस्लिम विचारधारा या इस्लामिक विचारधारा आपकी अपनी रहेगी। न मेरे कहने से आप हिंदू हो जाएंगे, न आपके कहने से हम मुसलमान हो जाएंगे। अब बात आती है कि चुनाव वोट की और काम की। चुनाव में अगर आप कहते हैं कि हम अपने भाई के साथ खड़े हैं, दूसरे चुनाव में भी यही हुआ था, सारे लोगों ने मिलकर उनको वोट दे दिया, तो जाहिर सी बात है कि मैं बहुसंख्यक होने के बाद अपने भाइयों को अपने साथ में लेकर के क्यों नहीं आऊँगा। दूसरे तीसरे चुनाव में भी मैंने यही किया। भाई आप मुझको जब वोट नहीं दे रहे हो तो जाहिर सी बात है मैं अपने भाइयों का भी वोट ना मांगूंगा आपके चक्कर में, तो ये तो कोई बात नहीं होती है। हाँ, लेकिन ये जरूर है जो आपने कहा, काम की बात, प्राथमिकता मेरी सबके साथ है, क्योंकि ये मेरा प्रशासनिक पद है, राजधर्म। हाँ, राजधर्म है, प्रशासनिक पद है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं 12 का चुनाव जीता था, इसका मैं दूरगामी परिणाम आपको बता रहा हूं। गुजरात में जरूर हिंदू मुस्लिम का थोड़ा सा मामला था, उत्तर प्रदेश में नहीं था। मैं जब चुनाव लड़ा और मैंने मुस्लिम वोट का बहिष्कार किया तो मैंने कहा था कि ये देश की नजीर बन जाएगा चुनाव, मत देना मुसलमानों हमको वोट, मैं हिंदू वोट से चुनाव जीत जाऊंगा। तब लोगों ने कहा था कि देखें कैसे जीतेंगे, मैं चुनाव जीता। आज की तारीख में इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, स्पष्ट तौर पर विभाजन हो चुका है। लेकिन ये बाराबंकी का ही एक मैसेज था कि बगैर मुसलमानों के वोट्स के भी चुनाव जीता जा सकता है। आज की तारीख में मैं डिटेल बहुत विस्तार में जाकर के मैं यहाँ के मुसलमानों से खास करके एक अपील करना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से, और जो उनको समझनी भी चाहिए कि छोड़ दो ये सब भाई भाई की बातें, छोड़ दो धर्म की बातें। वैचारिक आधार पर आप मुसलमान रहो, हम हिंदू रहें, हमारा वैचारिक आधार पर, धार्मिक आधार पर आपसे मतभेद हो सकता है, लेकिन राजनीति में जब तक आप हमारे कदम से कदम मिलाकर के नहीं चलोगे, आप समुचित विकास की ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर सकोगे। आज आपके साथ जो तमाम बुराइयां आ रही हैं, केवल इसी वजह से आ रही हैं, आप हमारे साथ नहीं खड़े होना चाहते हो। मैं एक अपील करना चाहता हूं, बाराबंकी नगर के मुसलमानों से कहना चाहता हूं, आइए मेरे साथ आइए। एक मैसेज दिया था आपने कि आपके बगैर चुनाव जीता जा सकता है, आइए आप फिर से आइए हमारे साथ में, और एक मैसेज दे दीजिए कि बाराबंकी नगर का मुसलमान एक हिंदू नेता के साथ में खड़े होकर के चुनाव जिता रहा है। मैं समझता हूं अगर ये भी नजीर बन जाएगा जाकर के कहीं जाकर के, तो आपका ही भला होगा, देश का भला होगा, राजनीति स्वस्थ हो जाएगी। तो आपको आना चाहिए। अब चुनाव जो है ये हिंदू मुस्लिम पे बंद होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बंद होना चाहिए। अच्छा नहीं लगता है,
अच्छा नहीं लगता। आज हम आपके साथ बैठे हुए हैं, कल हम आपकी दावत में जा रहे हैं, आप हमारे घर आ रहे हैं, हम आपको चाय पिला रहे हैं, आपको खाना खिला रहे हैं, और उसके बाद चुनाव में हम आपकी बुराई कर रहे हैं। हमने किसका पानी बंद कर दिया? कौन सी सड़क हमने नहीं बनाई? कहाँ पर लाइट नहीं बनी? पहला कदम आप बढ़ा रहे हैं। नहीं, पहला कदम तो हमारे मोदी जी बढ़ा चुके हैं, हमारे योगी जी भी बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये सवाल बहुत जबरदस्त तरीके से आजकल चल रहा है। आपकी पार्टी के कुछ लोग कहने लग गए हैं कि नहीं, इस बार आपका टिकट खतरे में है। तो आप क्या इस लेवल पे जाके अब टिकट का भी खतरा है आपको? नहीं, देखिए पिछली बार भी लोग कहते थे कि इनको टिकट नहीं मिलेगा। देखिए, मैंने पार्टी का सम्मान बढ़ाया है, घटाया नहीं है। अभी आप जो कह रहे थे, ये विपक्ष के चंद नेता हमारे ऊपर भले भ्रष्टाचार का किसी चीज का आरोप लगा दें, लेकिन ना तो यहाँ की जनता कह रही है, ना हमारी कोई इस मामले में पार्टी कह रही है हमारी, ना उनके पास कोई हमारी शिकायत जा रही है इस तरह की। तो आखिर हमें चुनाव की पर जद्दोजहद क्यों करनी पड़ेगी? पार्टी हमारे ऊपर भरोसा कर रही है और जानती है कि हमारे पास दो ताकत यहाँ पर हैं। एक हमारे पास अपनी पार्टी की ताकत है, वैचारिक ताकत है, हिंदुत्व की ताकत है, और ये हो सकता है कि आगे चल करके एक सामूहिक ताकत बन जाए, हमारे पास हिंदू मुसलमानों दोनों की ताकत आ जाए। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन से ऐसे काम है जो अधूरे रह गए हैं, या अगर आपको फिर जनता मौका देती है तो आप वो काम को जरूर करना चाहेंगे प्राथमिकता के तौर पे। देखिए, आदमी घर से निकलता है तो सड़क पर पैर रखता है। हमारी कच्ची सड़कें हमारी सबसे पहली प्राथमिकता, जल भराव हमारी दूसरी प्राथमिकता, इसके बाद सौंदर्यीकरण, क्योंकि नगर का तब तक नाम नहीं होता है जब तक नगर सुंदर न दिखाई दे, और साफ सुथरा तो होना ही चाहिए। लेकिन इस पर भी मेरा एक प्रयास रहेगा कि जो हमारे कर्मचारियों की संख्या का मानक 1935 में बना था कि 10,000 पर 28 कर्मचारी, ये थोड़ा सा संख्या कम है। मैं आपकी सरकार से कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि साफ सफाई की व्यवस्था नगर की और अच्छी हो सके।